हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है जो स्टडी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था कि पर्टिकुलर अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देख लिया था कि पर्टिकुलर जो है के और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, ये सब ऑलरेडी देख चुके थे। फिर इक्विलिब्रियम सेकंड में जो है हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द Kp और Kc, हाउ कैन वेरी Kp और Kc विद द डेल्टा एन वैल्यू, Kc की यूनिट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे और कुछ क्वेश्चन से जो है लॉजिकल क्वेश्चंस भी इस पर डिस्कस किए थे। तो अब आज जो है हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 3, ये हम लोगों का जो है पार्ट 3 चलेगा और ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक है। तो पार्ट 3 जो इस पर्टिकुलर आज के लेक्चर में हम लोग ये देख रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहने का सेंस ये है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है ये कैसे पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन पे डिपेंड करता है, किस तरह से डिपेंड करता है। तो अगर हम ये देखें केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें हम, एक मिनट, डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि हमारे पर्टिकुलर कोई भी रिएक्शंस है उसके लिए पर्टिकुलर Kc की वैल्यू दे रखी है और हम उस रिएक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं या उसे हाफ कर दे रहे हैं या उसको डबल कर दे रहे हैं, तो उससे हमारे Kc पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या डिफरेंट Kc जनरेट करेगा, उसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो जिसमें पहला जो केस है फर्स्ट केस, अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, मान लीजिए हम ऐसा कोई रिएक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा CH3 है, COOC2H5 है और प्लस इसका H2O से रिएक्शन कराया गया और यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना वो हमारा बन रहा है CH3 COOH बन रहा है, प्लस यहाँ पे हमारा C2H5OH बन गया। ये हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। तो यहाँ से जब हम Kc की वैल्यू मान लीजिए सपोज करिए, इसके लिए हमारा Kc की वैल्यू ये Kc है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हुआ कि इसी रिएक्शन को उसने रिवर्स किया, इसके लिए रिएक्शन को इन्वर्स किया और इन्वर्स करने के बाद जो रिएक्शन आ रहा है आपका वो आ गया CH3 COOH, ठीक है, प्लस C2H5OH, दिस गिव्स CH3 COOC2H5 प्लस H2O। अब यहाँ पे आपको जो है इसके लिए जो Kc की वैल्यू आ गई वो मान लीजिए सपोज करिए Kc डैश है। तो यहाँ पे तो नॉर्मल जो रिएक्शन है इस तरह से है, इसके लिए हमारा Kc वैल्यू है और रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, हमारा Kc डैश है। अब हम दोनों का जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे पहले के लिए Kc का इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा CH3 COOH का कंसंट्रेशन इनटू C2H5OH का कंसंट्रेशन और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा दिस कंसंट्रेशन CH3 COOC2H5 कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे ये H2O का कंसंट्रेशन हम यहाँ पे कंसीडर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। जनरली हम लोग H2O के कंसंट्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है तो इसके रेफरेंस में इसके कंसंट्रेशन को हम जो है कांस्टेंट मान लेते हैं, इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होता इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, ये हमारा Kc की वैल्यू हुई। लेकिन अगर इस इक्वेशन के लिए Kc डैश की वैल्यू देखें तो Kc डैश क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट CH3 COOC2H5 इनटू H2O अपॉन CH3 COOC2H5। सॉरी, ये तो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या रिएक्टेंट ये है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3 COOH हो गया और यहाँ पे हमारा हो गया आपका CH3
CH2OH, ये हो गया, मतलब C2H5OH, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Kc हमारा ये है, Kc डैश यहाँ पे, अगर हम 1/Kc डैश इसे करें, 1/Kc डैश कर देते हैं, तो दिस इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन रिवर्स करेगा, और ये इक्वेशन रिवर्स करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3COOH कंसंट्रेशन, C2H5OH कंसंट्रेशन, ये देखिए CH3CH2 को हम लोग C2H5OH कर दिए, अपॉन दिस कंसंट्रेशन CH3COO C2H5 H2O का कंसंट्रेशन। अब देखिए H2O कंसंट्रेशन 1/Kc डैश। अब इसको देखिए और ये वैल्यू क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, CH3COH CH3COH C2H5OH C2H5OH CH3COH C2H5 H2O, ये सब के सब सेम है, और यहाँ पे हमारा Kc है, और यहाँ हमारा 1/Kc डैश है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/Kc डैश, तो यहाँ से Kc डैश इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/Kc, ये हो गया। तो कहने का सेंस ये है, हमारा ये इक्वेशन जनरेट हुआ, इसका कहने का सेंस क्या हुआ कि पर्टिकुलर जब हम इक्वेशन को इन्वर्स करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा इक्वेशन ये है, और इसको हमने क्या किया, इन्वर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो जब रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तब हमारा जो कांस्टेंट होता है वो इन्वर्स चला जाता है, इसका मतलब Kc डैश इक्वल टू 1/Kc हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें माइंड में रखिएगा कि जब भी रिएक्शन को इन्वर्स किया जाता है हमेशा Kc की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 1/, में चला जाता है, मतलब इन्वर्स हो जाता है। क्लियर? ये तो हमारा पहला केस था कि पहला केस का जो केस मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहला केस ये है कि जब हम पर्टिकुलर किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं हमारा जो Kc की वैल्यू होती है वो हमारा इन्वर्ट कर जाता है, 1/, में चला जाता है। ये पहला केस था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, इसके बाद जो है दूसरा जो रिएक्शन है, दूसरा जो इक्वेशन है, अगर हम इक्वेशन को हाफ कर दें, अगर हम इक्वेशन को हाफ कर देते हैं तब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा केस है हमारा, इक्वेशन को अगर हम हाफ करते हैं तब क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं, ये सेकंड केस है, सेकंड केस है N2 प्लस 3H2, दिस गिव्स 2NH3। अब मान लीजिए सपोज करिए इसके लिए हम लेते हैं K1, Kc ले लेते हैं, सिंपली Kc, तो यहाँ से Kc जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, Kc इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा N2 H2 का क्यूब, ये होगा हमारा Kc। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हाफ कर देते हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 N2 प्लस 3/2 H2, दिस गिव्स NH3, ये हो जाएगा। और इसके लिए मान लीजिए हम ये लेते हैं Kc डैश, इसके लिए हमारा Kc डैश इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो Kc डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, NH3 अपॉन ये हमारा आ जाएगा N2 पावर 1/2 इंटू H2 पावर 3/2, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मतलब स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ का हम लोग जो है स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं, ये हमारा सिंपली Kc लीजिए, Kc डैश, तो अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Kc डैश का स्क्वायर, दिस इक्वल टू NH3 का स्क्वायर अपॉन ये हमारा जो रूट है 1/2, मतलब रूट है, तो रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा तो हमारा N2 हो जाएगा, और ये 3/2 है तो ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा H2 का क्यूब, ये हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन को, इसको देखिए और इसको देखिए, ये दोनों चीजें सेम है, NH3 का स्क्वायर, NH3 का स्क्वायर, N2 H2 का क्यूब, तो ये दोनों सेम है, तो ऑटोमेटिक ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kc डैश का स्क्वायर, तो Kc डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, √Kc। कहने का मतलब ये है कि जब हम इक्वेशन को हाफ करते हैं, जब हम इक्वेशन को हाफ करेंगे तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पहले का रूट हो जाएगा, पहले का रूट हो जाएगा। क्लियर है? डन? ओके,
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर पर्टिकुलर रिएक्शन को जो है हाफ कर दिया जाता है तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो हमारा रूट में आता है। अब सपोज करिए हम इक्वेशन को हाफ न करके डबल कर दें, सपोज करिए डबल करते हैं, तब क्या होगा? डबल करने में अगर हाफ करते हैं तो रूट में चला गया, अगर हम डबल कर दें तो क्या होगा? इसी को हम लोग करके देखते हैं, डबल करके। ये हमारा केसी है, अब इसको हम डबल करते हैं। डबल का इसको केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? NH3 का वर्ग अपान ये हमारा हो जाएगा N2 H2 का स्क्वायर, H2 का क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जो है इसको डबल कर देते हैं। डबल करने के मतलब 2NH3 हो गया, 2N2 प्लस 6H2, दिस गिव्स 4NH3, ये हो गया। अब इसको हम ले लेते हैं Kc डैश, तो Kc डैश इक्वल टू क्या हो गया? Kc डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH3 पावर 4 अपान N2 का स्क्वायर इंटू H2 का ये होगा, ये हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया हमारा। अब इसको ये जो कंडीशन है, इसका जो कंडीशन है, हम इसकी देखिए यहाँ पे NH3 का स्क्वायर है, यहाँ पे NH3 पावर 4 है, तो अगर इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। इसको दोनों तरफ स्क्वायर करिए तो क्या हो जाएगा हमारा? Kc स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH3 पावर 4 अपान N2 का स्क्वायर, क्योंकि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो Kc स्क्वायर इक्वल टू NH3 का स्क्वायर पावर 4 और यहाँ पे N2 स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2 पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू सेम है, ये और ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में ऑलरेडी सेम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? Kc डैश इक्वल टू Kc का स्क्वायर। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम इक्वेशन को हाफ कर रहे हैं तो रूट में जा रहा है, 1/3 करेंगे तो क्यूबिक सिस्टम में जाएगा, अगर हम डबल कर दे रहे हैं तो स्क्वायर हो गया, ट्रिपल करेंगे तो क्यूब सिस्टम हो जाएगा, 4 टाइम्स करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर हमारा K की वैल्यू रिएक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने 2 केस देखा। पहला केस क्या था कि रिएक्शन अगर इन्वर्स हो रहा है तो हमारा जो Kc की वैल्यू होगी 1/1 में चला जाएगा, वो रिवर्ट करेगा। दूसरा केस है कि अगर हम इक्वेशन को हाफ करते हैं तो Kc की वैल्यू रूट में चली जाएगी, और अगर स्क्वायर मतलब स्क्वायर इन द सेंस डबल ट्रिपल करते हैं तो वो उसके पावर में चला जाएगा। अगर डबल करते हैं तो पावर 2, ट्रिपल करेंगे तो पावर 3, 4 टाइम्स करेंगे तो पावर 4, इस तरह से चलता रहेगा। तो ये हमारा दूसरा केस था। अब थर्ड केस जो है ये सेकंड केस था। ओके, अब अगर मान लीजिए हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस क्या है? थर्ड केस का कहने का सेंस ये है कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, ऐड करके जो है वो एक फाइनल इक्वेशन जनरेट किया जाए, तब जो नेट आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सबके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। कहने का सेंस ये है कि अगर हमारा थर्ड का केस है, जैसे सपोज करिए हम इक्वेशन लेते हैं, ये 3 इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं, जैसे N2 है प्लस O2, दिस गिव्स 2NO हो गया, 2NO। ये हमारा, इसके लिए हमारा जो वैल्यू आ गई Kc K1 ले लीजिए, ये हमारा K1 हो गया। फिर इसके बाद हमारा 2NO प्लस O2, ये चेंज हो रहा है हमारा 2NO2, और ये इसके लिए जो K2 वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब K2 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमको जो आइडेंटिफाई करनी है वो हमको ये करनी है कि NO2 दिस गिव्स, यहाँ 2NO2 ले लीजिए, N2 प्लस 2O2, और इसके लिए जो वैल्यू आ रही है इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे ना करके हम ऐसे कर देते हैं, N2 प्लस 2O2 दिस गिव्स 2NO2, और इसके लिए हमारा इक्वेशन वैल्यू K3 हो गई, K3। अब ये पूछ रहा है कि K3 की वैल्यू होगी कितनी। हमारा एक इक्वेशन आया है N2 प्लस O2 दिस इक्वल टू 2NO K1,
और NO 2NO प्लस O2 ये हमारा 2NO2 ये है K2। तो अगर हम K1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तब क्या आएगा, अगर हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, NO स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा N2 O2 ये हो गया। अगर K2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तब क्या हो जाएगा, K2 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा NO2 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा NO का स्क्वायर O2 ये हो जाएगा। और अगर हम इसके लिए K3 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो K3 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे NO2 का स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा हमारा N2 O2 का स्क्वायर ये आ गया। हम लोग ये हमारे पास तीन इक्वेशन दिया है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन हमको दे रखा है। और इसके अकॉर्डिंग हमको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2 K3 दे रखा है। K1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक कर लिया। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए K1 इंटू K2 कर देते हैं, K1 इंटू K2, तब देखिए क्या आएगा, इंटू करिए NO स्क्वायर अपान N2 O2 हो गया इंटू, अब इसको करिए NO2 का स्क्वायर अपान NO का स्क्वायर O2। अब देखिए NO का स्क्वायर NO स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पे N2 है, यहाँ पे O2 O2 2O2 हो गया और यहाँ पे ये है, तो ये हमारा क्या आया NO2 का स्क्वायर अपान N2 और यहाँ पे क्या आ गया O2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। ओके, तो देखिए ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। देखिए NO2 का स्क्वायर NO2 का स्क्वायर N2 O2 का स्क्वायर O2 का स्क्वायर सब सेम हो गया। तो सब सेम हो गया तो इसका मतलब K3 इक्वल टू क्या हो गया, K3 इक्वल टू K1 इंटू K2। ये देखिए K1 इंटू K2 हो गया। और अगर हम ये यहीं से हम कंसीडर करें इन दोनों को, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो देखो क्या मिलेगा, 2NO कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या हमारे पास N2 प्लस O2 2O2 दिस गिव्स 2NO2। मतलब कहने का सेंस है कि ये जो थर्ड इक्वेशन दिया गया है वो इन दोनों का एडिशन से मिला है। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमारा एक इक्वेशन मिलेगा और यही इक्वेशन हमारा ये है। तो कहने का सेंस है कि जब दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ और फाइनली हमको K3 मिल गया। तो हमारे पास तीन केस हुआ, एक तो ये हुआ कि पर्टिकुलर रिएक्शन को इन्वर्स किया जाता तो 1/n में चला जाएगा। दूसरा, अगर रिएक्शन को हाफ कर दे रहे हैं तो रूट में जाएगा, अगर डबल करेंगे तो पावर स्क्वायर हो जाएगा, अगर ट्रिपल करेंगे तो पावर 3 होगा, 4 टाइम्स करेंगे तो पावर 4 होगा। नेक्स्ट थर्ड क्या है कि कई इक्वेशन दिए गए हैं और ये फाइनल इक्वेशन बनाया गया है और सभी इक्वेशन को जोड़ के जब फाइनल इक्वेशन बनाया जाता है तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ये हमारा 3 केस था और यहाँ से जो है आपको क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा बनते हैं, चाहे नीट की बात करिए चाहे आईटी की बात करिए। आपको इस तरह से नहीं आएगा, ये आपको न्यूमेरिकल डाटा दे देगा, मतलब डाटा इन द सेंस इस तरह से इक्वेशन बता देगा और पूछ देगा व्हाट इज द के वैल्यू, इस तरह से 3-4 इक्वेशन दे देगा आपको और फाइनली पूछेगा कि व्हाट इज द के वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। तो आपको ये देखना है कि रिएक्शन को एडिशन किया गया है या रिएक्शन को एडिशन किया गया है या क्या करेगा रिवर्स किया गया है या हाफ डबल क्या किया गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शंस हो गए, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गए। अब इसके बाद जो हम लोग स्टडी कर रहे होंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे होता क्या है कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो अगर हम ये देखें कि इस पर इफेक्ट की बात करें तो अगर टेम्परेचर की सिंपली कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट या कंसंट्रेशन या वॉल्यूम और प्रेशर, इन सब का कोई भी इफेक्ट केसी पे नहीं पड़ता है।
केसी पे जो है कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। कैटलिस्ट सिंपली क्या करता है कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट होते हैं उनके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। और जैसे सपोज करिए अगर हम ये ले लेते हैं N2 प्लस 3H2, दिस गिव्स 2NH3, ये हमारा रिएक्शन है और ये हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कैटलिस्ट जो अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड तेज करेगा। जब ये फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा तो ऑटोमेटिक बैकवर्ड भी तेज होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हमारा जो केसी है, केसी हमारा क्या है, NH3 का स्क्वायर है, NH3 का स्क्वायर है अपान N2 है और यहाँ पे हमारा H2 का पावर 3 है। अब देखिए क्या है, अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा तो ऑटोमेटिक बैकवर्ड रिएक्शन हुआ। तो ये अगर ये बढ़ा इसका कंसंट्रेशन, तो ये जब फर्दर बैक आएगा तो इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मींस क्या कि अगर हम कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं तो अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिवर्ट बैक भागेगा, एक कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मींस एज ए होल दोनों का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। तो कभी भी कैटलिस्ट जो है इस केसी को इफेक्ट नहीं करता है। केसी की जो वैल्यू होती है वो कभी भी कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ये वॉल्यूम प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। और जो केसी की वैल्यू है स्पेशली जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। केसी की वैल्यू ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और इसको प्रूफ करने के लिए कि पर्टिकुलर किस तरह से जो है कैटलिस्ट, किस तरह से जो है सारी टेम्परेचर हमारे केसी को इफेक्ट करता है, किस तरह से जो है क्या ऐसा मतलब इक्वेशन जनरेट होता है के और टी में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में, कि हमारा ये पता चले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा एक टर्म आता है, एक इक्वेशन आता है जिसे हम बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन। क्या बोलते हैं, आरएनएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनएस, आरएनएस इक्वेशन। अगर जनरली हम आरएनएस इक्वेशन की बात करें तो आरएनएस इक्वेशन जो होता है एक ऐसा इक्वेशन है जो पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पर्टिकुलर उस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी और उसके टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन को प्रोवाइड करता है। तो अगर आरएनएस इक्वेशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू होता है A e टू द पावर माइनस EA/RT। ये हमारा जो है आरएनएस इक्वेशन है, जहां पे K हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ए हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ए कांस्टेंट होता है, और ई हमारा जो है एक्सपोनेंशियल है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी हमारा टेम्परेचर है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। अगर दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a, अब चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ln e टू द पावर माइनस EA/RT। अब EA/RT इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a, अब EA इधर लाएंगे तो माइनस EA/RT हो जाएगा, ln E हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि माइनस EA/RT आ जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ln E, और यहाँ पे ये जो ln E की वैल्यू आती है हमारी आती है 1। ln E की वैल्यू जो हमारा 1 आता है तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा आपका, ln k इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। ये हमारा जो है एक नॉर्मल आरएनएस इक्वेशन आ गया। तो आरएनएस इक्वेशन आ गया तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, कभी कभी आपको आरएनएस इक्वेशन का ग्राफ पूछता है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करने का मतलब है कि यहाँ पे अगर हम ये लेते हैं, इस पॉइंट पे हम लेते हैं ln k, यहाँ पे ln k लेते हैं और यहाँ पे 1/t लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का वो होता है y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y में इन द सेंस y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो y एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ln k, ln k लिया है y एक्सिस पे। अब यहाँ पे mx, x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, 1/t। 1/t कहाँ है, यहाँ, ये देखिए 1/t है। तो 1/t हो गया तो ये देखिए EA/R क्या हो गया, EA/R क्या, जो 1/t अगर कंसीडर करते हैं तो 1/t हो गया, A 1/t हो गया। देखिए यहाँ पे अगर EA/RT है तो इसको हम 1/t अलग कर दें, 1/t अलग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस EA/R किसके इक्वल हो जाएगा, EM के इक्वल। EM इक्वल टू क्या हो गया, माइनस EA/R। और ये हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। यही हमारा क्या कहलाता है, स्लोप। और चूंकि जो स्लोप है वो निगेटिव है, निगेटिव है। अब देखिए C क्या हो गया था, ln A, ये हमारा इंटरसेक्शन होता है। C हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे अब जो को ग्राफ प्लॉट करेगा आपको कुछ इस तरह से प्लॉट करेगा।
अब यहाँ पे जब प्लॉट करेगा तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ गई आपको ln a, ये वैल्यू ln आ गया। अगर इसकी स्लोप की बात करें तो ये जो स्लोप आता है, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर, ये हो गया। तो ये जो है ये आरएमएस इक्वेशन का एक ग्राफ ये हुआ। और आप एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आपको सिंपली एक इक्वेशन ये दे देगा, आपको कुछ इस तरह से भी दे देगा इक्वेशन, ये ln k 1/t ये क्या दे देगा आपको, और क्या दे सकता है, ऐसे दे देगा, ऐसे करके देगा, ठीक है, क्लियर है। और आपको क्या मतलब इस तरह से जो है आपको 3-4 ग्राफ दे देगा, पूछेगा विच ग्राफ इज द करेक्ट, आपको ये देगा, ये देगा, इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करके दे देगा और पूछ देगा विच ग्राफ इज द करेक्ट। तो आपको ये चीजें माइंड में होनी चाहिए कि आरएमएस इक्वेशन जो हमारा ये होता है ln a माइनस ए बाई आर टी, ये किस तरह से वैरी कर रहा होता है अगर हम ग्राफ खींचे तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन आता है, नीट में आएगा या जेई में जेई मेंस में आ जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहां से हम लोगों ने ये देखा कि ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी होता है। अब अगर मान लीजिए हम दो डिफरेंट टेम्परेचर लेते हैं जिस पर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, अब हम इस ग्राफ को रफ कर दे रहे हैं। अगर हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन है, एक पर्टिकुलर T1 पे उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और T2 पे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो गया, मतलब कोई भी रिएक्शन है, मान लीजिए A है हमारा, B, ये हमारा चेंज हो रहा है B में और B चेंज हो रहा है हमारा A में, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अगर हम टेम्परेचर T1 लेते हैं तो उस टाइम इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और अगर हम टेम्परेचर T2 कर देते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 हो गया। अब इन दोनों टेम्परेचर पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक इक्वेशन जनरेट करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे ln K1 हो गया इक्वल टू, ये हमारा कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, तो ln A हो जाएगा माइनस ई ए कांस्टेंट है, एक्वेशन एनर्जी चेंज नहीं होता है, ई ए अपान ये हमारा क्या हो जाएगा, आर चेंज ही नहीं हुआ, टेम्परेचर हमारा T1 हो गया। एक इक्वेशन क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया किसके अकॉर्डिंग, K1 के अकॉर्डिंग, T1 के अकॉर्डिंग। इसी तरह से T2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो ln K2 इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाई आर T2, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। तो अगर हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें, 2 में से 1 घटा दीजिए, तब देखिए क्या होगा, ln K2 माइनस ln K1 हो गया, K2 माइनस K1, 2 में से 1 को घटा रहे हैं, ln K2 माइनस K1 दिस इक्वल टू, देखिए ln A माइनस ln A, ln A माइनस ln A हो गया, ठीक। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस ई ए बाई आर टी टू माइनस 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 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ई ए बाई आर टी 1, ये आ गया। देखिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो इस दिस माइनस माइनस ये है, तो माइनस माइनस मिलकर ऑटोमेटिक क्या हो गया, प्लस। अब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ln, अब देखिए K2 माइनस K1 है, तो इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, K2 अपान K1, जब भी नेगेटिव होता है तो हम उसको डिवाइडेड कर देते हैं, K2 अपान K1 हो गया, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए वैल्यू माइनस है, यहाँ से क्या कॉमन सर ले ले, ई ए बाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ई ए बाई आर कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा, ई ए बाई आर कॉमन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 प्लस में है और माइनस T2 माइनस में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, ये हो गया, यही चीज है ना। देखिए 1 अपान T1 प्लस में है माइनस 1 अपान T2, ये इक्वेशन आ गया। अब ये ln है, ln जब है ln log बेस e होता है, और जब हम इसे log बेस 10 में चेंज करते हैं, log बेस 10 में चेंज करते हैं तो इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो ln है हम इसे log में चेंज करें तो 2.303 log बेस 10 K1 K2 अपान K1 दिस इक्वल टू ई ए अपान आर 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, ये हो गया। अब यहां से log बेस 10 ले लेते हैं, log बेस 10 K2 अपान K1 दिस इक्वल टू ई ए अपान 2.303 R ना, ये इधर चला जाएगा R 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2, ये आपका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन हो गया।
तो आपका आरएनएस इक्वेशन 3 चीजें माइंड में रखनी है, या तो एक वैल्यू ये याद रखिएगा, दूसरा वैल्यू हमारा ये इक्वेशन याद रखिएगा, क्योंकि यहां से जो है इस ये माइंड में रखेंगे तो सब चीजें हो जाएंगी। अगर ये माइंड में है आपके k इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, अगर ये माइंड में है तो दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, ए इक्वेशन आ जाएगा। अगर ये इक्वेशन आ गया तो हमारा ग्राफ कैसे आएगा वो कर लेंगे हम इसके अकॉर्डिंग। अगर हम 2 डिफरेंट टेम्परेचर ले लेते हैं तो उसको जब हम डिफरेंट टेम्परेचर पे लेके 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ आरएनएस इक्वेशन। तो ये कभी कभी आपको जो है आरएनएस इक्वेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके 11th या बोर्ड में तो नहीं क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, एक तो ग्राफ के अकॉर्डिंग बनते हैं, या तो न्यूमेरिकल दे देगा, टू डिफरेंट T1 T2 दे देगा, K1 K2 दे देगा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछ लेगा, या एक्टिवेशन एनर्जी R T1 T2 दे देगा, K1 दे देगा, K2 की वैल्यू पूछ देगा। मतलब इसमें से कोई सब देके कोई एक वैल्यू अपसेंट कर देगा और उसी को आपसे पूछेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो ये हमारा हो गया आरएनएस इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पे मतलब यहां से ये पता चलता है कि पर्टिकुलर अगर हम ये देखें K1 K2 का, जैसे इस इक्वेशन की बात करिए तो एक इस इक्वेशन की बात करेंगे तो ln k है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट है, ए भी हमारा कांस्टेंट है, r ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो सकता है? चेंज केवल टेम्परेचर हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू माइनस बढ़ेगी, और माइनस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो k की वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। क्लियर। टेम्परेचर इनवर्स मतलब कर सकते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये हम जो है आगे बढ़ रहे होंगे अब इसके आगे। तो ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एज ए होल पूरा पार्ट, कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी कर रहा होता है, क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मान लीजिए सपोज करिए जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम तो लिख रहे हैं, सब जगह लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया जैसे हमने इनिशियली हमने कहा था कि जो इक्वेशन होते हैं अगर उनके स्टेज उनके फेज की बात करें, अगर फेज की बात करें तो फेज के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होते हैं आपके, वो हमारे रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस में हम लोगों ने देखा था कि जो फेज होते हैं, जो स्टेट होते हैं, सबका जो फेज होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पे हमने H2 लिया था, ये गैस स्टेट में है, I2 लिया था, ये हमारा गैस स्टेट में है, और ये दोनों रिएक्शन किए हमारा 2HI बना, ये भी हमारा गैसियस स्टेट में है। तो जब गैसियस स्टेट में सभी के सभी एक फेज में होते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली यहाँ पे हम Kc की वैल्यू लिखेंगे तो दिस HI का स्क्वायर अपान ये हमारा H2 ये I2 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज करिए हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम हो, हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, अगर हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है तब क्या करेंगे? तब के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी? जैसे मान लीजिए सपोज करिए CaCO3 है, CaCO3 है, ये हमारा ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे हमारा बन गया CaO प्लस CO2। अब यहाँ पे CO3 हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, CaO भी हमारा सॉलिड स्टेट में है, CO2 हमारा गैसियस स्टेट में है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा इसका स्टेट अलग है, फेज अलग है, ये सॉलिड स्टेट में है, ये भी इसका फेज अलग है, सॉलिड स्टेट में है, ये हमारा गैसियस स्टेट में है। तो हमारा कहीं पे अगर सॉलिड है, सॉलिड और प्योर लिक्विड हो, प्योर लिक्विड स्टेट आता है, तब हम इसे इसका जो एक्टिव मास लेते हैं, एक्टिव मास इक्वल टू 1 हो जाता है। एक्टिव मास इक्वल टू 1 मींस कंसंट्रेशन हम इन सब का 1 मान लेंगे। तो अगर हमारा K की वैल्यू निकाले, इसके लिए Kc की वैल्यू अगर निकाले तो हमारा लिखेंगे क्या? CO2 लिखेंगे अपान CaO लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इंटू CO2 इंटू ये हमारा CaO हो जाएगा अपान CaCO3 ये लिखेंगे। बट प्रॉब्लम इज दैट कि दिस वन इज द सॉलिड स्टेट एंड दिस वन इज आल्सो सॉलिड स्टेट। अगर ये दोनों सॉलिड स्टेट में है तो कहीं ना कहीं सॉलिड स्टेट का जो एक्टिव मास लेंगे हम 1 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा CO2 का कंसंट्रेशन इंटू 1 अपान 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा? CO2 कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो Kc की वैल्यू आएगी वो सिंपली और सिंपली हमारा क्या आ जाएगा? CO2 ये आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि नहीं ये हमारा इक्वेशन है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करेंगे तो ये आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे नहीं लिखते।
वो सीधे हम लोग जो है सॉलिड को अवॉइड करेंगे और सिंपली सीधे जो है गैसियस स्टेट में फोकस करेंगे और हमारा जो Kc की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए जैसे एक इक्वेशन और है, यहाँ पे Fe की ले लीजिए, 3Fe ये हमारा सॉलिड स्टेट में है, प्लस आपका आ गया 4H2O, 4H2O, this gives Fe3O4 प्लस Fe3O4 हो गया ना, आपका क्या आ जाएगा 4H2, 4H2 ये आ गया, ये हमारा इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। तो ये हमारा सॉलिड स्टेट में, ये भी हमारा सॉलिड स्टेट में, ये हमारा गैसियस स्टेट में है, ये हमारा सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, ये हमारा गैसियस स्टेट में है और ये भी हमारा गैसियस स्टेट में है। तो ये सॉलिड तो ये दोनों सॉलिड छूट जाएंगे, हमारा क्या बचेगा गैसियस स्टेट में। तो गैसियस स्टेट में अगर Kc की वैल्यू निकालेंगे तो इसका कंसंट्रेशन अपॉन दिस कंसंट्रेशन, और अगर हम Kp गैसियस स्टेट में तो Kp की निकालेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 PH2 का पावर 4 अपॉन PH2 पावर 4 अपॉन PH2O पावर 4 हो जाएगा। अगर इसके लिए Kc का रखेंगे तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा H2 पावर 4 अपॉन H2O पावर 4 हो जाएगा, H2O पावर 4। ये हमको इसको और इसको इन दोनों को कंसीडर नहीं करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, लिखने को आता है, और अगर उसमें जो है हमारा हेट्रोजीनियस फेज है तो सॉलिड के एक्टिव मास को हम 1 मान लेते हैं, केवल गैसियस या लिक्विड फेज में जो रहेगा हम उसको फॉलो करते हैं एज ए कंसंट्रेशन या Kp के रेफरेंस में। तो इस तरह से हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसको रफ करें, चलिए ठीक है। अब यहां पे एक कंडीशन आती है फैक्टर इफेक्टिंग, एक आपका टर्म आता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक इक्वेशन आता है ली चैटलियर चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल में सिंपली ये कहता है कि पर्टिकुलर कोई ऐसे फैक्टर हैं जो पर्टिकुलर रिएक्शंस को इफेक्ट करते हैं और उनका जो है वैल्यू बढ़ाने या घटाने से हमारा रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहने का सेंस है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं A टेंड्स टू B। अब इस रिएक्शन को कौन कौन इफेक्ट कर सकते हैं, एक तो कंसंट्रेशन इफेक्ट कर सकता है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये रिएक्शन फास्ट और स्लो होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, ये होगा, वो डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन के साथ साथ प्रेशर बढ़ाने पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम का इफेक्ट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस का इफेक्ट क्या होगा, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे होंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि when we apply the factor on that particular reactions, then reaction goes to shift that side where the effect of this is 0 और मिनिमम। हम कहने का सेंस ये है कि ये ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि पर्टिकुलर कोई रिएक्शन में जब हम ये फैक्टर इफेक्टिंग जो है, जो रिएक्शन इफेक्टिंग फैक्टर होते हैं उनका प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट करते हैं, तो रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होगा जिधर इनकी वैल्यू मिनिमम होगी, इनका इफेक्ट मिनिमम होगा। ये हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। अब हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप देख रहे होते हैं। पहला जो कंडीशन होता है वो है हमारा कंसंट्रेशन। पहला जो केस है वो हमारा कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन का अगर केस लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज करिए मान लीजिए हम N2 लेते हैं प्लस 3H2 लेते हैं, ये हमारा चेंज हो रहा है 2NH3, ये है। अब देखिए N2 और 3H2, N2 और H2 हमारा रिएक्शन करके 2NH3 बना रहा है, और अगर हम N2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, N2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।
इसका मतलब पहला जो केस है कि इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, तब हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड साइड। अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगा और कोलिजन बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही है। कब, जब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तब। और अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर हम प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, सपोज हम यहाँ पे NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिए, मतलब अलग से NH3 इसमें इन्वॉल्व कर दिया। अगर NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे NH3 का मॉलिक्यूल अधिक हो जाएगा, इसका मतलब रिएक्शन हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। तो कहने का सेंस हम ये कह सकते हैं कि जिस साइड हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन शिफ्ट हो रहा होता है। कोई भी रिएक्शन ले लें, जिस साइड हम कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, इट्स मे बी पॉसिबल कि रिएक्टेंट हो, इट्स मे बी पॉसिबल कि प्रोडक्ट हो। अगर हमारा रिएक्टेंट साइड कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो हमारा रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये हमारा कंसंट्रेशन का टर्म हुआ कि मीन्स अगर कंसंट्रेशन जिधर भी बढ़ाएंगे रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा। रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट है आपका प्रेशर का। अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तब क्या होगा, पहला दूसरा केस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं तब क्या होगा। अब जैसे मान लीजिए सपोज करें N2 है प्लस 3H2, दिस गिव्स 2NH3, ये है। तो अगर हम प्रेशर का इफेक्ट करते हैं, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट टू दैट साइड where volume is low, means what, high volume to low volume, या इसी को हम दूसरे वे में कह सकते हैं, हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। इसी को डिफरेंस दूसरे सीक्वेंस में कह सकते हैं कि हाई नंबर ऑफ मोल टू लो नंबर ऑफ मोल, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, नंबर ऑफ मोल। कहने का सेंस क्या है, देखिए एवोगाड्रो रूल क्या कहता है, एवोगाड्रो रूल ये कहता है कि अगर हम 1 मोल किसी भी गैस का लेते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 मोल लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ जो है जिसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर होगा। इसका मतलब जैसे अगर हम ये इक्वेशन फॉलो करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो टोटल यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे क्या है 2 मोल है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल हमारा 22.4 लीटर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4 × 22.4 लीटर हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 22.4 लीटर हो गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम हाई है। तो अगर हम वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम, इसका मतलब हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। और अगर नंबर ऑफ मोल कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 4 to 1। तब भी अगर नंबर ऑफ मोल कंसीडर करेंगे, हाई नंबर ऑफ मोल टू लो नंबर ऑफ मोल, हाई नंबर ऑफ मोल टू लो नंबर ऑफ मोल, हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम, तब तो ये कहने का मतलब है कि प्रेशर का हम दोनों तरह से ले सकते हैं कि हाई नंबर ऑफ मोल टू लो नंबर ऑफ मोल मूव करेगा, या हाई मोल टू लो मोल, या हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम। ठीक है, और यही रिवर्स कर देंगे, अगर प्रेशर इंक्रीज किया तब, और प्रेशर डिक्रीज करोगे तो यही रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ले लीजिए PCl5 है, PCl5 है, ये हमारा रिएक्शन शिफ्ट हुआ, हमारा ये बन गया PCl3 + Cl2, और हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिए। यहाँ पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है 2, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है 1,
तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन हमेशा क्या होगा, हाई नंबर ऑफ मोल टू लो नंबर ऑफ मोल, मतलब रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन किधर हो गया, बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। मतलब ये क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछ दिया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर दैट रिएक्शन, तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन हमारा बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम ये ले लेते हैं H2 प्लस I2, दिस गिव्स 2HI। अगर हम ये ले लेते हैं और यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, ये अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब देखिए क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है 2, 1 1 2 हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है, तो जब दोनों तरफ नंबर ऑफ सेम है तो प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होगा, नो इफेक्ट हो जाएगा। नो इफेक्ट करने का मतलब है कि इस इक्वेशन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप जितना प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल सेम है। नंबर ऑफ मोल सेम होने का मतलब टोटल वॉल्यूम सेम है, तो इस प्रेशर का अप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रेशर क्लियर हुआ। ठीक, अब इसके बाद हमारा प्रेशर तो हो गया, इसके बाद हम लोग जो है वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम N2 प्लस 3H2 लिए और ये हमारा चेंज हो रहा है 2NH3, तो अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करने पे, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने पे, पर्टिकुलर इस रिएक्शन में वॉल्यूम का इफेक्ट देखें तो वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लो नंबर ऑफ मोल, लेजर नंबर ऑफ मोल कर सकते हैं, लेजर नंबर ऑफ मोल मतलब जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होगा उधर रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है, 4 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, तो रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। तो जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स आपके कम हो रहे होते हैं, ठीक है, डिक्रीज हो रहे होते हैं। डन। तो ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन, हो गया प्रेशर, हो गया वॉल्यूम, हो गया। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर का जब हम बात करेंगे तो टेम्परेचर की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक हमारा होता है एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है हमारा इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, रिलीज हो रहा है। और इंडोथर्मिक में हो रहा है हीट एब्जॉर्ब। अब चलिए, अगर जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ए चेंज हो रहा है बी में, ये हमारा बी में चेंज हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, नेगेटिव है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस हम एनर्जी दिखा दे रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर से हम टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो ये बी क्या करेगा, ऑटोमेटिक रिएक्शन हमारा बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मींस व्हाट, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक का मतलब उसे उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर चाहिए मींस क्या, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंडोथर्मिक क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो हमारे पास जो टेम्परेचर का जो सीक्वेंस होता है वो ये होता है, दो होते हैं हमारे, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। रिएक्शन हमारे दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब रिएक्शन एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब पहले ही एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रिएक्शन ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और हम टेम्परेचर दे रहे हैं, इसका मतलब इंडोथर्मिक है और रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा। तो ये हमारा हो गया आपका 4 कंडीशन हो गए, कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। इसके बाद जो लास्ट केस आता है वो इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की 2 कंडीशन है, एक हमारा जो है कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता है और एक हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब ये है कि अगर हम सिंपली इनर्ट गैस लेते हैं, इनर्ट गैस जो हम बढ़ा रहे हैं, इनर्ट गैस अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इनर्ट गैस बढ़ाने का मतलब केस क्या है, अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है
कांस्टेंट वॉल्यूम अगर है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम जो है इनर्ट गैस बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? नो इफेक्ट होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम उसका फिक्स है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम एक रिजिड कोई जो है कंटेनर लेते हैं, कोई रिजिड, उसको पैक्ड कर देते हैं, टाइटली पैक करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है होल्स हैं, हम इसमें इनर्ट गैस पास करते हैं। तो जब इनर्ट गैस पास करेंगे तो ये तो टाइटली पैक्ड है, तो इसका तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं। और ये जो इनर्ट गैस क्या करेगा, इसी जो है सिस्टम में कोई जो स्पेस बचा होगा उसको कवर कर रहा होगा। तो जब कवर कर रहा होगा तो यहाँ पे जो इनर्ट गैस होगा वो मॉलिक्यूल के बीच बीच में जाएगा, कोलिजन जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ द इनर्ट गैस। लेकिन अगर हम यही केस, सेम केस, इनर्ट गैस लेते हैं, इनर्ट गैस लेते हैं, इसका इंक्रीज करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर कर देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर। अब हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं, तो इसके सीक्वेंस में लो वॉल्यूम टू ठीक है। अगर इनर्ट गैस लेते हैं और कांस्टेंट प्रेशर ले लेते हैं, तो जो रिएक्शन शिफ्ट हो रहा होगा वो लोअर नंबर ऑफ मोल की तरफ होगा, टुवर्ड्स लोअर नंबर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। वॉल्यूम का केस है, जैसे वॉल्यूम हम लोग बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हमेशा लोअर नंबर ऑफ मोल की तरह रिएक्शन शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे वही केस है कि अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम फिक्स है, तब कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर प्रेशर पर कांस्टेंट है तो हमेशा जो है लोअर नंबर ऑफ मोल की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगा। मीन्स क्या, जैसे N2 है प्लस 3H2 है, ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन हमारा 2NH3 है, 2NH3, ठीक है, NH3। अब यहाँ पे अगर हम ये इक्वेशन है, अब हमने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, P को कांस्टेंट कर दिया। P को कांस्टेंट करने के बाद इसके कंटेनर में हमने इनर्ट गैस पास किया, तो इधर देखिए 4 नंबर ऑफ मोल है, इधर 2 नंबर ऑफ मोल है, तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। लेकिन यही सेम कंडीशन PCl5 का ले लीजिए, PCl5 का PCl3 ले लिया, यहाँ पे Cl2 ले लिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको पैक कर दिया, P को कांस्टेंट कर दिया, P कांस्टेंट हो गया। अब इसमें इनर्ट गैस पास करते हैं, अगर इनर्ट गैस पास करेंगे तो हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल कम है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो डिपेंड्स ऑन दैट कि किधर नंबर ऑफ मोल कम है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिएक्शन शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा एज ए होल पूरा एक कंडीशन हुआ सबका। हम एक बार और फिर से इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्शन ले लेते हैं, उस पर सभी का इफेक्ट देख के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे दिया है N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2, दिस गिव्स 2NH3 आपका दिया है 2NH3, और यहाँ पे इक्वेशन दे दिया डेल्टा H की वैल्यू दिया है नेगेटिव माइनस 92.4 किलो जूल, 92.4 किलो जूल। ये हमारा एक्सोथर्मिक हो गया, एनर्जी रिलीज हो रही है तो हमारा एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम पहले ले रहे हैं कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन लेते हैं, कंसंट्रेशन इफेक्ट लेते हैं, तो अगर हम N2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या 3H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे चाहे हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा केस है, अगर हम NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अगर हम NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इधर जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। मींस जिधर जिसका कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3 are increases then reaction backward, if concentration of N2 or 3H2 increases reaction forward। क्लियर। तो ये हमारा कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया। दूसरा हम प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो प्रेशर यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ मोल है, तो जिधर नंबर ऑफ मोल अधिक होता है, अधिक मोल से लोअर मोल की तरफ मूव करता है। इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने पे हमारा रिएक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया। अगर हम इस इक्वेशन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल 4 है, यहाँ वॉल्यूम हाई है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 है, यहाँ पे वॉल्यूम लो है, तो हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम, हाई नंबर ऑफ मोल टू लो नंबर ऑफ मोल। कब, जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब। तो इस इक्वेशन में प्रेशर अप्लाई करने पे क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। थर्ड केस है वॉल्यूम। वॉल्यूम का अगर जो हम बढ़ाते हैं तो हमारा वॉल्यूम जब बढ़ाते हैं तो क्या करता है, जिधर नंबर ऑफ मोल कम होता है उधर रिएक्शन शिफ्ट होगा, मतलब ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। वॉल्यूम का अगर इफेक्ट देखते हैं तब,
इसके बाद जो है हमारा है नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो ये हमारा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज हो रही है, एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज हो रही है। ऊपर से हम जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड चला जाएगा, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड चला जाएगा। तीसरा केस है आपका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस अब वही डिपेंड करेगा कि कांस्टेंट प्रेशर लेंगे, कांस्टेंट प्रेशर लेंगे तो रिएक्शन हमारा जो है इधर नंबर ऑफ मोल है तो फॉरवर्ड जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे जो है पूरा जो ली चैटियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फैक्टर इफेक्टिंग जो रिएक्शन इफेक्टिंग फैक्टर थे हमारा, वो सबका जो इफेक्ट किस तरह से रिएक्शन को करते हैं वो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने 3 पार्ट में देख लिया। केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने इक्विलिब्रियम स्टेट, केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। इक्विलिब्रियम 2, केमिकल इक्विलिब्रियम 2 में केपी और केसी का रिलेशनशिप देखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट का वॉल्यूम और प्रेशर पे डिपेंडेंसी देखा, केसी और केपी की अलग अलग जो है रिएक्शन में क्या रिलेशंस होते हैं वो हम लोगों ने देखा। और K3 में जो है केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 3 में जो हमने रिएक्शंस को वेरी कैसे करते हैं, अगर रिएक्शन इन्वर्स करते हैं तो K की वैल्यू क्या होगी, K का जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की है हम लोग, तो ये सब चीजें हम लोगों ने देखा, ठीक है। और ली चैटियर प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक इक्वेशन और भी आता है जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम ये लेते हैं A और यहां पे प्लस B, दिस गिव्स C प्लस D। तो यहां पे जैसे हम लोग Kc की जो वैल्यू निकालते हैं, Kc निकालते हैं तो सिंपली C पावर C D पावर D अपान A पावर A B पावर B। ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब यहाँ पे देखिए हम A का A मोल लिए थे, B का B मोल लिए थे, तो यहाँ पे हमने 100% ब्रेक किया। जबकि कोई भी रिएक्शन 100% ब्रेक नहीं करता है, उसका कुछ पार्ट ब्रेक करता है। जैसे A का हमने A मोल लिया तो A का पूरा A मोल ब्रेक नहीं करेगा, A का कुछ मोल ब्रेक करेगा जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के केस लेते हैं तब हमारा Kc होता है, और लेकिन जब हम पूरा होल मोल कंसीडर करते हैं तब हम यहाँ पे एक क्यू टर्म लेते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट, या इसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, रिएक्शन क्वोशिएंट या कंसंट्रेशन क्वोशिएंट, जिसे हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू जो है हम पूरे नंबर ऑफ मोल के रेफरेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, C पावर C D पावर D अपान A पावर A एंड B पावर B। अब आप कहेंगे कि सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस अगर देखा जाता है, यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे Kc को इस तरह से नहीं लिखा जाता, Kc को इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। Kc को तब जैसे मान लीजिए सपोज करिए इसका हम ले लेते हैं A प्लस B, ये हमारा चेंज हो रहा है C प्लस D। अब यहाँ पे हमने इसका A मोल लिया, इसका B मोल लिया और इसका अल्फा मोल ब्रेक करा। सपोज अगर इसका अल्फा मोल ब्रेक किया तो यहाँ पे A माइनस अल्फा, यहाँ पे B माइनस अल्फा, A भी अल्फा बना, A भी अल्फा बना। और इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर लेंगे तो A भी हो जाएगा, A भी हो जाएगा, A भी हो जाएगा, A भी हो जाएगा। अब यहां से Kc की वैल्यू लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फा बाई V इंटू अल्फा बाई V अपान A माइनस अल्फा बाई V इंटू A माइनस B माइनस अल्फा बाई V। दिस इज द Kc। और इसके लिए अगर हम Q की वैल्यू रखें, Q का लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर क्वोशिएंट Q लिखें तो कंसंट्रेशन ऑफ C अपान कंसंट्रेशन ऑफ D अपान A का हमने A मोल लिया है तो A पावर A एंड B पावर B हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे जब रिएक्शन Q की बात करेंगे तब, और अगर Kc की बात करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली आपको ये बताया कि एक जनरलाइजेशन की किस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे ये जो Kc इस तरह से नहीं लिखा जाता, वो इस फॉर्म में लिखा जाता, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। तो कहीं ना कहीं ये Q, कैपिटल Q और इस K के बीच में एक रिलेशन होता है, जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा कि क्या होगा। अब केस क्या है, अगर हम ये Kc और इसकी बात करें, जैसे यहाँ पे Kc हो गया, ये हमारा Kc है और ये हमारा Q है। तो पहला जो केस है, अगर Q इक्वल टू Kc हो गया, Q इक्वल टू Kc का मतलब जो Q है वही हमारा Kc है, तो ये जो रिएक्शन होगा हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा, मींस रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये होगा।
दूसरा केस है अगर Q ग्रेटर देन KC हो जाए। अगर Q ग्रेटर देन KC हो जाएगा तो उसको इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए, अगर Q ग्रेटर देन KC है तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश के लिए Q क्या करेगा, अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा। और जब Q कम करेगा इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, Q कम होने का सेंस क्या है, अगर Q कम अपने आप को करेगा KC के बराबर करने के लिए, क्योंकि Q अधिक है। देखिए Q अधिक है और Q अधिक होने का मतलब है कि ये अपने आप को KC के बराबर करने की कोशिश करेगा, अपने को कम करेगा, और अपने को कम करने का मतलब है कि प्रोडक्ट हमारा कम बनेगा। और जब प्रोडक्ट कम बनने का मतलब है कि रिएक्शन हमारा बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि Q ग्रेटर देन KC है तो इसका मतलब रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर यही तीसरा केस क्या है, Q लेस देन KC हो जाए, तो Q लेस देन KC हो जाए तो Q अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और Q अपने आप को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, KC के बराबर ले आने का चाहेगा। और जब Q इंक्रीज करने की कोशिश करेगा इसका मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड। तो ये हमारा जो है Q और रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन होता है। कभी कभी आपको डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब पूरा नंबर ऑफ मोल्स लेता है, और KC जो होता है पर्टिकुलर जितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए रहते हैं। 100% तो होता नहीं है, यहाँ पे 100% की बात करता है, यहाँ पे फ्रैक्शन की बात करता है KC। तो यहाँ पे इन दोनों में जो रिलेशन होता है कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की बात हुई। आप जब लेक्चर देखेंगे तो उसमें 3 लेक्चर मिलेंगे आपको, तीनों फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप तीनों सीक्वेंशियल में देखेंगे, पूरी चीजें स्टेप बाय स्टेप सब चीजें समझाई गई हैं, और कोई टॉपिक छूटेगा नहीं है आपको। ठीक है, आप देखिए, आप पढ़िए। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ सुझाव देनी है, कोई कमेंट लिखें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखें। ठीक है, तब मुझे मतलब आइडिया लगेगा कि नहीं कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, फिर उस टॉपिक पे हम लोग फिर से जो है इसको लेक्चर ले सकेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।